जया ने बचपन से लेकर जवानी तक बड़ी मुश्किलों भरे दिन गुजारे थे। माँ के मर जाने के बाद मायका उसके लिए पराया हो गया था, लेकिन शादी के बाद जया को ससुराल ऐसा मिला जहां उसे मायके वाले सारे सुख मिले। जया 10 साल की थी तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। घर में दादा दादी और पिता थे, लेकिन जया को कोई पसंद नहीं करता था। जया अपने घर वालों का प्यार पाने के लिए तरस गई थी। हमने तो सोचा था कि पोता होगा, लेकिन पोती देकर इसे हमारे भरोसे छोड़ गई। अब हम इस लड़की का क्या करेंगे? ये हमारे खानदान का नाम थोड़े ही रोशन करेगी। विजेंद्र बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। कम से कम हम मरने से पहले पोते का मुंह तो देख लें। कैलाशी और विनोद के कहने पर जया के पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के आते ही जया के दुख भरे दिन शुरू हो गए। दादा दादी तो पहले ही नापसंद करते थे, पिता ने भी मुंह मोड़ लिया था। सौतेली माँ की पूछ घर में उस समय और बढ़ गई जब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। 10 साल की जया को अपनी सौतेली माँ की तीमारदारी करने में लगा दिया गया। कहाँ जा रही है सुबह सुबह? दादी, मैं स्कूल जा रही हूँ। और यहाँ घर का काम कौन करेगा? हैं? तुझे भाई होने की खुशी नहीं है? चल जा, अपने भाई को तेल मालिश कर और उसे नहला धुला कर तैयार कर। छोटी सी जया बड़ों वाली जिम्मेदारी निभाने लगी। सारा दिन वो घर के बड़ों की सेवा करती रहती। सुबह 5 बजे उठ जाती और घर के सारे काम करती। किसी तरह पिता से मान मनोवल करके उसने 10वीं तक की पढ़ाई की। 10वीं पास करने के बाद, पिताजी, आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए पैसे चाहिए। क्या कहा? आगे की पढ़ाई करेगी हैं? सुन विजेंदर, इसे कॉलेज भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके हाथ पीले कर दे। पढ़ाई लिखाई के नाम पर पैसे बर्बाद करेगी और ना जाने क्या गुल खिलाएगी। कहीं हमारी नाक ही ना कटवा दे। क्या? शादी? इतनी जल्दी? दादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मुझे पढ़ने दो। जया ने अपने पिता से काफी मिन्नतें की, जिसके बाद विजेंदर ने उसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दी। लेकिन वो इजाजत भी सिर्फ कहने के लिए थी। जया को अपने कॉलेज की फीस खुद जुटानी पड़ती थी, जिसके लिए वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। एक दिन, जया, कहाँ जा रही है? माँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। अच्छा, ट्यूशन पढ़ाना तो सिर्फ बहाना है। असल में तुम्हें घर का काम करने से छुटकारा चाहिए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कल को तेरी शादी होगी तो ससुराल वाले कहेंगे कि माता पिता ने कुछ नहीं सिखाया। चल, पहले घर के सारे काम निपटा, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने जाना। लेकिन माँ, अगर मैं समय पर ट्यूशन पढ़ाने नहीं गई तो मेरा ये काम मुझसे छूट जाएगा। फिर कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? पिताजी तो मुझे पैसे देते नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई करके तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है? हाँ, आखिर शादी के बाद तुझे ससुराल का कामकाज ही तो संभालना है। माँ, मैं ट्यूशन से आकर घर का सारा काम कर दूंगी, अभी मुझे जाने दो। इतना कहकर जया ट्यूशन पढ़ाने चली गई। सुनीता गुस्से में आग बबूला हो रही थी। बहुत पढ़ निकल गए हैं, आज इसने मेरी बात नहीं मानी। आने दो इसके बापू को, आज ही इसका घर से निकलना बंद करवाती हूँ। जया जहां ट्यूशन पढ़ाती थी वहां कई बच्चे थे। उनमें से एक बच्ची थी गुड़िया। जया गुड़िया के घर ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी और बाकी बच्चे भी वहीं आया करते थे। गुड़िया के घर जया का रोज का आना जाना था। गुड़िया के घर वाले जया को बहुत पसंद करते थे। जया को तो पता भी नहीं था कि गुड़िया के घर वाले गुड़िया के चाचा रवि से उसकी शादी करवाना चाहते थे। उस दिन जब जया ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटी तो उसके पिता विजेंदर उसका इंतजार कर रहे थे। सौतेली माँ सुनीता ने विजेंदर को जया के खिलाफ काफी भड़का दिया था। आ गई तू? कहाँ गई थी? पिताजी, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने गई थी। अपनी माँ के मना करने के बाद भी तू ट्यूशन पढ़ाने गई? पिताजी, कॉलेज की फीस भरनी है, इसके लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाना नहीं छोड़ सकती। तो आज मैं तेरी फीस की टेंशन दूर कर देता हूं। क्या? पिताजी, आप मुझे फीस के लिए पैसे देंगे? नहीं, ना तू कॉलेज जाएगी और ना ही होगी फीस की टेंशन। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। विजेंदर ने जया का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाकर पटक दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कान खोल कर सुन ले जया, कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अब तो इस कमरे से तभी बाहर कदम रखेगी, अब इस घर से तेरी डोली ही उठेगी। जया रात भर रोती रही और अपनी माँ को याद करती रही। माँ, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई?
मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गई? पिताजी तो मेरी एक नहीं सुनते। घर में कोई मुझे प्यार नहीं करता। जया रोते रोते सो गई। किसी ने उसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। दूसरे दिन सुनीता ने जया के कमरे का दरवाजा खोला और उससे कहा, जया, लड़के वाले आते ही होंगे, तू जल्दी से तैयार हो जा। जया समझ गई थी कि अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो नहा धोकर तैयार हो जाती है। कुछ देर के बाद लड़के वाले आ जाते हैं। जया जब लड़के वालों के सामने आई तो हैरान रह गई। लड़के वाले कोई और नहीं बल्कि उसके स्टूडेंट गुड़िया के माता पिता थे, जो गुड़िया के चाचा रवि के लिए जया का हाथ मांगने आए थे। लड़के वालों ने जया को पसंद कर लिया। जया को भी गुड़िया के परिवार वाले बहुत पसंद थे, इसलिए जया ने खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कह दिया। कुछ दिनों के बाद जया की शादी रवि के साथ हो जाती है। शादी के दूसरे दिन जया सुबह 5 बजे उठ जाती है। अरे जया, इतनी सुबह क्यों उठ गई? अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। भाभी, घर का काम भी तो करना होगा ना, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना होगा। जया, यहाँ सब लोग सुबह 8 बजे उठते हैं और चाय नाश्ता उसके बाद ही होता है। और घर की साफ सफाई? उसके लिए हमने काम वाली रखी हुई है। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। जया मन ही मन सोचती है, मेरा ससुराल मेरे मायके से कितना अच्छा है। यहाँ सब लोग सुबह 8 बजे सोकर उठते हैं। मायके में तो मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था और घर के सारे काम करने पड़ते थे। यहाँ तो घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। जया फिर से सो जाती है। जब वो सुबह 8 बजे उठती है तो देखती है कि रवि एक ट्रे में उसके लिए बेड टी लेकर आता है। अरे, आपने चाय क्यों बनाई? मुझे उठा देते, मैं सबके लिए चाय बना देती। जया, ये चाय मैंने नहीं बनाई, बल्कि पिताजी ने बनाई है। हमेशा से सुबह की चाय पिताजी ही बनाते आए हैं। वही सबके लिए चाय बनाते हैं। क्या? पिताजी ने चाय बनाई है? मैंने तो हमेशा अपने घर में सबको चाय बनाकर पिलाई है। आज पहली बार किसी ने मुझे चाय बनाकर पिलाई है। हमें सब मालूम है जया। तुम जब यहां गुड़िया को पढ़ाने आती थी, तभी तुम्हारे हाव भाव देखकर हम समझ गए थे कि तुम अपने मायके में खुश नहीं हो। और सच पूछो तो मैं मन ही मन तुम्हें प्यार करने लगा था। इसलिए हमने फैसला किया कि तुम्हें इस घर में लेकर आएंगे। अच्छा, जल्दी से चाय पीकर तैयार हो जाओ। माँ ने तुम्हें रसोई में बुलाया है। जया चाय पीकर नहा धोकर रसोई में जाती है। जया बहू, आज तेरी पहली रसोई है। खीर और पूरी बना ले। जी माँ जी। जया सबके लिए खीर पूरी और पनीर की सब्जी बनाती है और सबके लिए नाश्ता लगाती है। सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है जया बहू ने। और पनीर की सब्जी तो लाजवाब है। जया बहू की पहली रसोई के लिए इनाम तो बनता है, और इनाम भी जया बहू की पसंद का होना चाहिए। बोलो बहू, तुझे इनाम में क्या चाहिए? जया ने डरते डरते अपने ससुर से कहा, अब बाबूजी, मैं अ, बाबूजी, अ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। जया को लगा शायद उसके ससुराल वाले उसे पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं जया बहू। तुझे जितना पढ़ना हो तू उतना पढ़। पढ़ना और जीवन में आगे बढ़ना तेरा अधिकार है। कल से रवि तुझे कॉलेज छोड़ दिया करेगा। ससुराल आकर तो जैसे जया की खुशियों को पंख लग गए थे। उसकी पढ़ाई जो फिर से शुरू हो गई थी। दूसरे दिन से जया फिर से कॉलेज जाने लगी और अपनी पढ़ाई करने लगी। जया ने पहले की तरह फिर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन कॉलेज की फीस जुटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने शौक के लिए। कॉलेज की फीस के लिए उसे ससुराल से पैसे मिलने लगे। जया के ससुराल वाले उसकी पढ़ाई में उसकी खूब मदद करने लगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जितने दुख मैंने मायके में सहे हैं, उसके बदले का सुख मुझे ससुराल में मिलेगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। जया ने ससुराल में खूब मन लगाकर पढ़ाई की और पढ़ लिख कर एक दिन सच में कलेक्टर बन गई। जया के कलेक्टर बनने की खबर जब उसके मायके वालों को लगी तो वे जया को बधाई देने उसके ससुराल आए। बाबूजी, माँ, आप लोग मुझे बधाई देने क्यों आए हैं? आप लोगों ने तो मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। आप लोग नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं। मुझे कौन सा कलेक्टर बनना था? यही कहा था ना माँ आपने। लेकिन आज मैं सचमुच में कलेक्टर बन गई, और ये सब सिर्फ मेरे ससुराल वालों की वजह से हुआ है। इनके सहयोग से ही मैं आगे पढ़ पाई और कलेक्टर बन पाई हूँ।
आज एक बहू ने पढ़ लिख कर अपने ससुराल का नाम रोशन किया है। अगर आप लोगों ने मेरी सहायता की होती तो शायद एक बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन करती। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे ऐसा ससुराल मिला जो मेरे मायके से भी अच्छा है। जया के माता पिता अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर वहां से चले गए। अनीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता बचपन में ही उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। अनीता की मां उषा ने बहुत गरीबी में अनीता को पाला था और उसकी शादी एक अमीर लड़के से की। उषा अमीरों के घर में खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करती थी। उषा ने सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अनीता भी इसी तरह से गरीबी में दिन गुजारे। उषा जब अमीरों के घरों में काम करने जाती तो उनकी शानो शौकत देखकर सोचा करती, अमीरों की जिंदगी कितनी अच्छी है ना। दिन भर सोफे पर बैठे रहो और नौकरों पर हुक्म चलाते रहो। मैं कुछ भी करके अपनी बेटी अनीता की शादी अमीर घर में करूंगी, जिससे उसकी सारी जिंदगी ऐशो आराम से कटे। ऐसा सोचकर उषा जहां काम करती थी वहां मालकिन से ये बात बताई और उससे 1 लाख रुपए उधार मांगे। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगी, लेकिन तुम इतने पैसे चुकाओगी कैसे? मालकिन, मैं सारी जिंदगी आपके घर में काम करके ये पैसे चुका दूंगी। ठीक है। उषा ने अनीता की शादी के लिए जिंदगी भर के लिए बंधुआ मजदूरी को गले लगा लिया था। इस बात से बेखबर अनीता तैयार हो रही थी क्योंकि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। एक मंदिर में अनीता को लड़के वाले देखने आए। उषा ने लड़के की मां से कहा, बहन जी, मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है और घर का सारा कामकाज जानती है। बहन जी, हमें कौन सा लड़की से नौकरी करवानी है? हमारा तो खुद ही इतना बड़ा बिजनेस है। हमें तो बस ऐसी लड़की चाहिए जो घर के नौकरों पर नजर रखे और उनसे काम करवाए। लेकिन आपको दान दहेज देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो बारातियों को खाना ही खिला सकती हूँ। दान दहेज की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। आप बस अनीता की शादी मेरे बेटे सुनील से कर दीजिए। उषा बहुत खुश हो गई। कुछ दिन के बाद अनीता की शादी सुनील से हो जाती है। शादी के बाद अनीता अपने ससुराल आ जाती है। वहां का ठाट बाट देखकर अनीता सोचती है, मेरा ससुराल कितना अमीर है। चलो अच्छा हुआ गरीबी से छुटकारा मिला। मेरा मायका कितना छोटा था, वहां ना तो एसी था और ना ही फ्रिज। कहीं आने जाने के लिए अपने पैरों पर ही चलकर जाना पड़ता था। यहाँ तो ढेरों गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है। मेरी जिंदगी तो बड़े आराम से गुजरेगी। अनीता को ससुराल में कोई काम नहीं करना पड़ता था। वो दिन भर बिस्तर पर बैठी रहती, नौकर चाकर उसकी खिदमत करते थे। वहीं अनीता की गरीब माँ उषा सिर्फ 1 लाख रुपए में जिंदगी भर के लिए बंधुआ मजदूर बनकर रह गई थी। वो दिन के 12 घंटे अपनी मालकिन के घर पर काम करती। बदले में उसकी मालकिन उसे रूखा सूखा खाने को देती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। उषा बूढ़ी हो गई थी और कमजोर भी। उससे अब ठीक तरह से काम नहीं हो पाता था, लेकिन उसकी मालकिन को उस पर जरा भी दया नहीं आती थी। वो अब भी उससे पहले की तरह काम करवाती। इधर शादी के बाद अनीता ने एक बार भी अपनी माँ को याद नहीं किया। एक दिन, अनीता, हमारी शादी को 2 साल बीत गए। क्या तुम्हें अपने मायके की याद नहीं आती? तुमने कभी भी अपनी माँ से मिलने की इच्छा नहीं जताई। चलो चलकर माँ से मिलाते हैं। मेरा वहां जाने का कोई मन नहीं है। मैं तो कहती हूँ आपको भी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस तंग गली में हमारी बड़ी गाड़ी नहीं जा सकेगी। कौन कहता है हम गाड़ी से जाएंगे? हम दोनों रिक्शे से चलेंगे। क्या? मुझे रिक्शे पर बैठना पड़ेगा? नहीं नहीं, अब तो मैं गाड़ी पर ही बैठकर कहीं आना जाना कर सकती हो। अनीता, तुम्हें अपनी अमीरी का इतना घमंड हो गया है कि तुम अपनी माँ से नहीं मिलना चाहती हो? ठीक है, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ। मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। सुनील एक रिक्शे पर बैठकर उषा से मिलने अपने ससुराल जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि उषा के घर पर ताला लगा हुआ है। वो पड़ोसियों से उषा के बारे में पूछता है। वो तो शहर के सबसे बड़े सेठ के यहाँ काम करती है। सुबह 6 बजे जाती है तो शाम को 8 बजे आती है। ये सुनकर सुनील चिंता में पड़ जाता है। वो पड़ोसी से उषा की मालकिन का पता पूछकर वहां जाता है। वहां पहुंचकर जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजा उषा ने ही खोला, लेकिन उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। वो बहुत दुबली पतली और कमजोर हो गई थी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सुनील को देखते ही उषा की आंखों से झरझर आंसू निकल पड़े। माँ जी, आप इस हालत में? दामाद जी, मैं यहाँ बंधुआ मजदूर हूँ। अनीता की शादी के लिए मैंने अपनी मालकिन से 1 लाख रुपए लिए थे और अब तक यहाँ काम करके वो पैसे चुका रही हूँ। लेकिन 1 लाख रुपए के लिए उन्होंने आपकी ऐसी हालत कर दी। काम कर करके आपकी तबीयत बिगड़ चुकी है।
लगता है भरपेट खाना भी नहीं मिलता। तभी उषा की मालकिन वहां आ जाती है और सुनील से वहां से जाने के लिए कहती है। चला जाऊंगा, लेकिन अपनी माँ को लेकर। सुनील उसी समय अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकालता है और उषा की मालकिन को दे देता है और उषा को अपने साथ घर ले आता है। अनीता, देखो तो कौन है। अरे माँ, तुम? ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? कभी तुमने माँ की हालत पूछी ही नहीं। आज इन्हें इस हाल में देखकर बुरा लग रहा है ना। माँ अब हमारे साथ यहीं रहेंगी। क्या माँ यहाँ रहेंगी? हाँ। लेकिन हमारे यहाँ तो नौकरों की हालत भी इनसे अच्छी है। ये यहाँ रहेंगी तो हम लोगों को क्या बताएंगे? अनीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लोग पूछे तो कह देना कि ये हमारी माँ है। अनीता की सास भी उषा के आने से बहुत खुश थी, लेकिन अनीता को अपनी माँ का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी माँ को रहने के लिए कमरा तो दे दिया, लेकिन कभी उस कमरे में झांकने भी नहीं जाती थी। वो अपनी माँ से वही सारे काम करवाती जो वो अपने नौकरों से करवाती थी। एक रात जब घर के सभी लोग खाना खा रहे थे, अनीता बहू, कल सुबह नाश्ता और खाना तुझे बनाना होगा। कल राजू काम पर नहीं आएगा, उसकी तबीयत खराब है। ठीक है माँ जी। लेकिन दूसरे दिन अनीता सुबह सुबह 5 बजे उठ जाती है। उस समय घर के सभी लोग सो रहे थे। वो उषा के कमरे में जाती है और सबके लिए नाश्ता और खाना बनाने के लिए कहती है। माँ, सभी के लिए नाश्ता और खाना बना दो और किसी से मत कहना कि ये सब तुमने किया है, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। उषा अपनी ही बेटी के बदले हुए रूप को देखकर हैरान थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और उसी समय उठकर रसोई में चली जाती है। उसने पूरे परिवार के लिए नाश्ता और खाना बनाया। आखिर में उसने सबके लिए चाय बनाई। तब तक सभी लोग सोकर उठ गए थे। तभी अनीता रसोई में आती है और उषा को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है। उसके बाद वो सबके लिए टेबल पर चाय और नाश्ता लगाती है। अरे वाह, नाश्ता तो बहुत टेस्टी बनाया तुमने। आज तुमने पहली बार कुछ बनाया है। हाँ बहू, आज तो तेरे हाथ का खाना खाकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये ले मेरी तरफ से सोने के कंगन। अनीता खुशी खुशी कंगन रख लेती है और उषा की ओर देखकर मुस्कुराती है। बेचारी उषा कुछ नहीं कहती है। इस तरह वो सबकी नजर बचाकर अपनी माँ से काम करवाया करती। माँ से बात करने के बहाने वो उषा को अपने कमरे में बुलाती और उससे अपने पूरे शरीर में तेल मालिश करवाती। बेचारी उषा अपनी ही बेटी के ससुराल में नौकर बनकर रह गई थी। लेकिन अनीता को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो क्या कर रही है। सुनील और सुशीला के सामने तो वो उषा की खूब खातिरदारी करती, जिससे कि उन्हें कोई शक न हो। कुछ दिन और बीत गए। अनीता अब माँ बनने वाली थी। उषा अब अनीता का खूब ख्याल रखती थी। इसी बीच एक बार सुनील और सुशीला को शहर से बाहर जाना पड़ा। अनीता, मैं और माँ कलकत्ता जा रहे हैं। बुआ जी की बेटी की शादी है। तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है। ऐसी हालत में तुम्हारा ट्रैवल करना ठीक नहीं है। तुम और माँ घर पर रहो, हम लोग 2 दिन के बाद आ जाएंगे। ठीक है। सुशीला और सुनील कलकत्ता चले जाते हैं। उनके जाते ही अनीता अपनी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगती है। उसने 2 दिनों के लिए घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और उषा को घर के काम में लगा दिया। बेचारी उषा को खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, घर की सफाई करने में लगा दिया। उषा से जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता था। वो धीरे धीरे काम कर रही थी, जिस पर अनीता उसके ऊपर खूब चिल्लाई और उसे भूखा प्यासा एक कमरे में बंद कर दिया। अनीता सारा दिन उस कमरे में बंद थी, जिसमें अनीता ने बाहर से ताला लगा दिया था। लेकिन रात होते ही अनीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो दर्द के मारे बुरी तरह से छटपटा रही थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो उषा के कमरे तक भी नहीं जा सकती थी। लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। अनीता के चीखने की आवाजें सुनकर उषा खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे से बाहर आ गई। उसने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और अनीता को अस्पताल ले गई। अच्छा किया जो आप इन्हें अस्पताल ले आई। इनका अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे की हालत ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर अनीता को ऑपरेशन करता है और अनीता एक प्रीमैच्योर बेबी को जन्म देती है। उधर उषा फोन करके सुनील और सुशीला को सारी बात बताती है। बच्चे के जन्म के कुछ दिन तक दोनों को अस्पताल में रहना पड़ता है। कुछ दिन के बाद दोनों घर आ जाते हैं। अनीता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो उषा से माफी मांगती है और वादा करती है कि अब कभी अपनी अमीरी का घमंड नहीं करेगी। Please subscribe this channel.